हाय फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं 80 और 90 के दशक में पोर्ट ब्लेयर के बाद रंगत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का दूसरा सबसे बड़ा शहर था। 90 के दशक समाप्त होने के बाद रंगत बाकी जगहों से पिछड़ता चला गया। इसका मुख्य कारण उस दौर में अंडमान में पर्यटन का तेजी से विकास था। जिस जिस स्थान पर पर्यटन के लिहाज से कोई की फैक्टर पाया गया, वहीं वहीं पर पर्यटक आकर्षित हुए और वहीं पर विकास हुआ। लेकिन रंगत में विकास रूट कर बैठ गया। जैसे स्वराज द्वीप का सी बीच जो पूरी दुनिया में मशहूर है, बाराटांगा लाइमस्टोन केव और मड वोल्केनो, शहीद द्वीप का नेचुरल गेट, डिगलीपुर का सैडल पीक और कल्पोंग रिवर इत्यादि। ये सब वो स्थान है जो साल 2000 से लेकर 2020 तक की अवधि में वहां पर्यटन का तेजी से विकास हुआ, जिस कारण वहां व्यवसाय और आधारभूत संरचना का भी विकास हुआ। और वही रंगत के विकास का पहिया में जैसे जंग लगकर जाम हो गया हो। लेकिन यह भी सत्य है कि रंगत में सिर्फ पर्यटन के कमी से विकास नहीं रुका, बल्कि इसका कुछ कारण और भी थे। पहला कारण तो रंगत को पर्यटन के संदर्भ में बढ़ावा नहीं दिया गया। जैसे किसी ने रंगत के लिए पंच लाइन बना लिया हो, रंगत में अगर आना हो तो सिर्फ ऑफिस के कामों के लिए ही आना, रंगत में घूमने के लिए कभी मत आना। दूसरा, रंगत के राजनीति में सिर्फ प्रतिद्वंदिता का ही होना। जहां डिगलीपुर, बिल्ली ग्राउंड, कदम तला, स्वराज द्वीप जैसे स्थानों पर बंगाली बहुसंख्य होने के कारण राजनीति में लोगों के मांगों को प्राथमिकता दिया गया, वही रंगत में लोगों में एकता की कमी के कारण यहाँ राजनीति सिर्फ वोट बैंक और अवसरवाद तक ही सीमित रहा। कभी कोई राजनेता लोगों की समस्याओं के लिए आक्रामक तरीके से लड़ा ही नहीं। सारे राजनीतिक दल रचनात्मक तरीके से ही राजनीति करते रहे और अपना विरोधियों के प्रति प्रतिद्वंदिता को ही उजागर करते रहे। माने जनता के मांगों के लिए ऐसे लड़ो जिससे प्रशासन भी नाराज न हो और जनता को लगे कि हमारे नेता हमारे लिए लड़ रहे हैं। अब रंगत के जनता को भी उन नेताओं को कह देना चाहिए कि हम अपने मांगों के लिए खुद ही लड़ लेंगे, आप सिर्फ चुनाव के समय आइए और हमारा वोट ले जाइए। अगला कारण, सारे बड़े बड़े दफ्तर मायाबंदर में स्थापित किए गए, जैसे कॉलेज, कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डीसी ऑफिस इत्यादि। कम से कम रंगत में एक जेल तो बना देना था, ताकि हम कह सके कि हमारे रंगत में सारे अंडमान से अपराधी छुट्टियां मनाने आते हैं। अगला कारण था, रंगत में जहां जहां प्राकृतिक सुंदरता था वहां वहां उसको निखारा नहीं गया और न ही बढ़ावा दिया गया। बस कुछ जगहों पर इको ऑफ टूरिज्म के अंतर्गत वहां कुछ निर्माण कर दिए गए। यहां तक कि साफ सफाई का भी ध्यान नहीं रखा गया, जिस कारण आज आमकुंज और पंचवटी के समुद्र तट पर आप गंदगी देख सकते हैं और रात को सिर्फ अंधेरा। कभी कभी सोच में पड़ जाता हूँ कि आमकुंज एक सी बीच है या रंगत का डस्टबिन। सोचने की बात है कि रंगत में ऐसा क्या की फैक्टर है जो पर्यटक को यहाँ तक खींच सके, और इस सवाल का जवाब हमें मिलकर ही ढूंढना है। रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, ऑनलाइन कॉलेज एडमिशन, इग्नू एडमिशन, ओपन स्कूल एडमिशन, ऑनलाइन ई पैन कार्ड जनरेट, passport apply, job recruitment form and information, agreement, affidavit, all kind of computer and online job work reasonable price में करवाना चाहते हैं। आइए एविलेंट कंप्यूटर सेंटर रंगत में। अगर रंगत को ध्यान से देखा जाए तो रंगत में वो सब कुछ है जो पर्यटकों को आकर्षित कर सकता है। धानी नाला और रामकुंज का सी बीच है, जहां बीच को और भी निखार कर सुंदर और पर्यटन के अनुकूल बनाया जा सकता है। मोरिस डेरा से लेकर पंचवटी तक का ग्रीनरिश लैंडस्केप व्यू और साथ में छोटे मोटे वाटरफॉल, जिसे और निखार कर डेवलप करके एक पार्क की तरह निर्माण किया जा सकता है। येराटा को एक मैंग्रोव पर्यटन की तरह बढ़ावा दिया जा सकता है। और धानी नाला और कटबट बे सी बीच एक ऐसा सी बीच है जहां नवंबर से मार्च तक के महीनों में कछुआ का आगमन होता है, जिस कारण वहां कछुआ का सेंचुरी तक बनाया गया है। यह चीज पर्यटन के संदर्भ में एक बड़ा की फैक्टर साबित हो सकता है, जो पर्यटकों को कछुआ देखने के लिए आकर्षित कर सकते हैं। अब यहाँ सवाल ये है कि ऐसा क्या रुकावट है कि रंगत कभी पर्यटन स्थल के रूप में कभी लोकप्रिय हो ही नहीं पाया। पहला और सबसे बड़ा रुकावट है रंगत और पोर्ट ब्लेयर की दूरी और यातायात के साधन। इसमें किसी को भी पोर्ट ब्लेयर से रंगत पहुंचने में लगभग 6 से 7 घंटा लग जाता है और रंगत घूमकर वापस जल्दी से पोर्ट ब्लेयर जाना पर्यटकों के लिए संभव नहीं हो पाता, जिस कारण पर्यटक और टूर ऑपरेटर समय और पैसा बचाने के लिए रंगत को अक्सर अवॉइड कर देते हैं। भाई उन्हें तो सिर्फ कमाना है। अगर रंगत को टूर पैकेज में डाला तो पैकेज का प्राइस बढ़ जाएगा, इसलिए मार्केट कंपटीशन में चीप एंड थर्ड क्लास का ही पैकेज रखेंगे।
इस समस्या से निवारण पाने के लिए रंगत में सुचारू रूप से पोर्टब्लेयर और रंगत के बीच फेरी सेवा होना चाहिए और सड़क यातायात के लिए रात में भी एक कन्वे होना चाहिए ताकि अगर कोई रात को पोर्टब्लेयर वापस जाना चाहता हो तो वो वापस जा सके। अगला, रंगत में जो पर्यटन स्थल और खूबसूरत स्थल है उनका ठीक ढंग से रख रखाव न कर पाना। आप देख सकते हैं कि पूरे समुद्र तट पर और सी बीच पर कचरा फैला हुआ है। ऐसा लग रहा है कि सालों से यहाँ सफाई नहीं हुआ। भला ऐसे जगहों पर कौन आना चाहेगा। ये जो मेरे पीछे कचरा देख रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कि ये कचरा जो है कि लहरों से बह के आया हो। ऐसा लगता है कि इसे किसी ने डंप किया है, यहाँ फेंका गया है। जो समुद्र तट को साफ सुथरा रखना चाहिए उसी के किनारे पर कचरा रखा हुआ है। आज ये जो है कि कुछ दिनों से नहीं रखा हुआ है, बहुत सालों से ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है। आप जो मेरे आसपास कचरा देख रहे हैं, ये तो कुछ लहरों द्वारा बह के आया हुआ है और कुछ यहाँ के लोकल्स द्वारा फैलाए गए हैं। आपको जानकर हैरानी होगा कि इसके जस्ट एक 50 मीटर दूर डिपार्टमेंट द्वारा बनाया गया सीसोर के किनारे एक छोटा सा पार्क भी है जहाँ विजिटर्स आते हैं, बैठते हैं, बच्चे खेलते हैं। लेकिन वहीं के आसपास का जो सीसोर है वहाँ में ऐसी गंदगी फैला हुआ है जहाँ कहीं सफाई नहीं किया गया है। यही चीज़ अगर कोई पर्टिकुलर टूरिज़्म प्लेस में होता तो वहाँ का सीसोर और बीच को हमेशा साफ़ सुथरा रखा जाता। चाहे आप पोर्टब्लेयर का देख ले या हैवलॉक का देख ले या कहीं जहाँ पे टूरिज़्म जो है एकदम पीक पर है, वहाँ का बीच आसपास जो है कि कई किलोमीटर साफ रहेगा। यहीं पर लेकिन क्या है कि चारों तरफ कचरा फैला हुआ है। इसके लिए प्रशासन द्वारा एक लक्ष्य और अभियान के अंतर्गत रंगत के सारे समुद्र तट और सी बीच को साफ सफाई का जिम्मा उठाना चाहिए। लोगों को भी उन स्थानों की स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। याद रखना, बहादुरी सनी देओल बनकर दारू बोतल को पत्थर पर तोड़ने में नहीं है, बल्कि केस्टो मुखर्जी बनकर बिना डगमगाए बोतल को उसी डस्टबिन में डालने में है। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये रंगत का फेमस आमकुल सी बीच है। आप देख सकते हैं यहाँ में इतनी गंदगी है कि यहाँ बैठने तक का जगह नहीं है। अगला कारण, रंगत में सी बीच है, मैंग्रोव्स है, खूबसूरत समुद्र तट है, वाटरफॉल भी है, लेकिन वहाँ नाम के लिए इको ऑफ टूरिज्म के अंतर्गत सिर्फ कुछ डेवलपमेंट किए गए हैं, जिस कारण वो स्थान पर्यटकों को आकर्षित नहीं कर पाते। वहाँ जरूरत है एक प्लान के अनुरूप डेवलपमेंट होना और सारे जगहों को जोड़ा जाना। कम से कम एक सी बीच को पूरा लाइट और पुलिस सुरक्षा के साथ रात में भी खुला रखना। भाई, हर किसी का दिल करता है कि चांदनी रात में समुद्र तट के किनारे अपने परिवार के साथ ठंडी हवाओं का झोंका महसूस करना, लेकिन बिना सुरक्षा और रोशनी का कौन सा फैमिली रात को समुद्र तट पर आने का हिम्मत दिखाएगा। अब देखने की बात है कि रंगत में ऐसा कुछ है जो पर्यटकों को आकर्षित कर सके। आइए देखते हैं आगे।
अगर रंगत को पर्यटन के लिहाज से ऊपर उठाना है तो इसके लिए थोड़ा फंड का जरूरत होगा, प्रशासन और विभागों का इच्छा शक्ति की जरूरत होगा और लोगों का साथ का जरूरत होगा, और रंगत में भी पर्यटकों का भीड़ देखने को मिले। आशा करते हैं कि एक दिन ये तीनों आपस में मिलेंगे। अब देखा जाए तो अब ज़रूरत है प्रशासन को कि रंगत को एक पर्यटन के लिहाज से निखारने का, यहाँ में कुछ डेवलपमेंट करने का, जिससे जो पर्यटन है वो यहाँ पर आकर्षित हो और रंगत में भी आना शुरू कर दे। अब ये देखते हैं कि प्रशासन जो है इस पर क्या कदम उठाता है। धन्यवाद दोस्तों।